नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। और उस पर हमने यहाँ पर जो हमने एक अपना प्रेजेंटेशन तैयार किया था आप लोगों के लिए कि किस तरह से उपभोक्तावादी संस्कृति जो है वो अब हमारी जो एक तरह से अनुकरण की संस्कृति बनती जा रही है और हमारे पूरे एक सभ्यता संस्कृति को उसने अपने कब्जे में ले रखा है, उसको एक दिखावे की संस्कृति बना दिया है। तो इस पर हमने बहुत सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की थी, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी जो आपने देखा होगा कि काफी सारी लाइंस, काफी सारी ऐसी प्रभावशाली पंक्तियां हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि जो आप सबको इन सब चीजों के बारे में अलर्ट करे, आपको बताए कि ये जो दिखावे की संस्कृति आजकल चल गई है ये कैसे इंसान को प्रभावित करती है, कैसे ये दिखावे की संस्कृति एक उच्च जो स्तर का जो व्यक्ति है, विशिष्ट वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको और ज्यादा विशिष्ट बना देती है और जो एक निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है उसको या तो विकसित नहीं होने देती या फिर और ज्यादा निम्न स्तर पर लेकर आ जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी और अंत में हमने इसके सामाजिक परिणाम देखे कि किस तरह से ये आजकल जो हम जो एकदम शुद्ध चीजें हैं, जो प्योर चीजें हैं, जो हमें इजीली उपलब्ध हो जाती हैं आसपास से, वो हम खरीदना नहीं चाहते, वो हम नहीं लेना चाहते। हम शॉपिंग करना चाहते हैं बड़े बड़े मॉल्स से, बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं, ताकि हम बता सकें कि हाँ हमारा जो लेवल है, हमारा जो स्टेटस है वो कैसा है, ऊंचा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की थी और बहुत सारे सामाजिक इसके जो एक तरह से सामाजिक इसका जो नजरिया था, सामाजिक जो एक पॉइंट था, वो हमने यहाँ पर बहुत सारे क्लियर किए थे। और लास्ट में हमने यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक लोगों के बारे में भी पढ़ा था और ऐसे विशिष्ट जनों के बारे में भी पढ़ा था कि देखिए इन वस्तुओं का भूत उनके सिर पर, किन के सिर पर, जो अभिजात वर्ग है, जो अभिजात वर्ग है, जो विशिष्ट वर्ग है या जो राजनीतिक जो लोग हैं। कि यहाँ पर देखिए एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद। चूंकि उपभोक्तावाद व्यापक गरीबी के बीच खर्चीली वस्तुओं की भूख को जगाता है, उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और चूंकि जो अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग यानी कि जो उच्च वर्ग है, वो वस्तुओं का उपार्जन ही प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं, यानी कि वस्तुओं को खरीदना, वस्तुओं को एकत्रित करना ही अपनी प्रतिष्ठा का आधार मानते हैं। आप किसे बहुत बड़ा कहेंगे, किसे आप रिच इंसान कहेंगे। आप जिसके घर में जाएंगे आप देखेंगे अरे वाह, एक से एक फैसिलिटीज यहाँ पर है। घर पर एसी लगा हुआ है, यानी कि एक 4 से जितने रूम है उतने रूम में एसी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा वेल फर्निश्ड पूरा घर है और बहुत सारे नौकर चाकर हैं और वो जो जो भी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनके डेली रूटीन की चीजें हो या उनकी शौक से जुड़ी हुई चीजें हो, तो वो सारी होती है ब्रांडेड। यानी कि जो जिनकी कीमत केवल मतलब जिनको आप पैसों से ही जान सकते हैं कि हाँ ये 10,000, ये 20,000, ये 50,000, ये 1 लाख, इस तरह का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो गरीबी के बीच जो खर्चीली वस्तुएं होती हैं इनकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि हमें भी लालच आने लगता है। एक सामान्य वर्ग का जो इंसान है, आम इंसान जो है, उसके अंदर भी लालच पैदा हो जाता है। और दूसरा जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि इनके लिए एक अभिजात वर्ग के लिए उपार्जन करना, चीजों को खरीदना, चीजों को ग्रहण करना ही प्रतिष्ठा का आधार है। और चाहे ये उपार्जित वस्तुएं, चाहे जो ये उपार्जित की गई वस्तुएं एक भ्रष्टाचार को ही क्यों ना बढ़ावा दे रही हो, क्योंकि आजकल के टाइम में, आजकल के समय में जब इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, इतना ज्यादा हमारा एक तरह से आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा लोगों में जनसंख्या जो वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई है, तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें का जो सीमित संसाधन जो हमारे पास है, हमारी धरती पर जो सीमित संसाधन है, उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, जो जरूरी चीजें हमें चाहिए होती हैं, उसके लिए क्या हो रहा है
कि कोई जरूरत के लिए भ्रष्टाचार कर रहा है तो कोई दिखावे के लिए भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है। और कम आय वाले, देखिए अधिकारियों को भी यहाँ पर लिया गया था कि कम आय वाले अधिकारी जो होते हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जल्दी से जल्दी धनी बनना चाहते हैं ताकि वो अनावश्यक सामान इकट्ठा करके अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ा सके। और इसी तरह से इसी का विभत्स परिणाम, सबसे मेन बात हमने यहाँ पर देखा था कि इसका परिणाम क्या है आखिर। देखिए सोचने में, बात करने में, बात करना बहुत आसान है इन चीजों के बारे में कि सब कहते हैं, रास्ते में आप चलोगे आपको हर दूसरा व्यक्ति कहेगा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, और दहेज के लिए लोगों की दहेज के लिए बेटियों की हत्या का आप डेली आए दिन न्यूज़पेपर्स में और न्यूज में सुनते हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है? इसी एक विभत्स परिणाम, इसका एक विभत्स परिणाम दहेज को लेकर हो रहे औरतों पर अत्याचार भी है। कहीं ना कहीं जो, जैसे कि यहाँ पर पूरी क्लियर साफ साफ पंक्ति में लिखा गया है कि जो अपनी आय के बल पर अपनी शान बढ़ाने वाली वस्तुओं को नहीं खरीद सकते, क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत सारी चीजें अपनी आय में से खर्च कर सके। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अपनी शान को बढ़ाने वाली, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली चीजें अपनी आय से खरीद सके। तो वो क्या करते हैं, दहेज के माध्यम से इस लालसा को मिटाने की कोशिश करते हैं। और इन वस्तुओं का भूत उनके सिर पर ऐसा सवार होता है कि फिर उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। यानी कि वो देख नहीं पाते कि हम कितना गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं हम किसी की बेटी के साथ, किसी की माँ के साथ। तो इस तरह से वो उसकी हत्या करने तक से नहीं हिचकते। तो ये क्या है? ये लालच ही तो है, ये वस्तुओं की भूख ही तो है, वरना और क्या है। देखिए क्या, जब एक बेटी अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल आती है तो वो बहुत सारे अलग अलग अपने सपनों के साथ आती है, उसका एक अलग ही उस टाइम पे नया जीवन शुरू हो रहा होता है। लेकिन जो ससुराल वाले होते हैं उनका एक अलग ही सोच है कि जो बहू आएगी वो अपने साथ इतना सारा सामान लेकर आएगी, महंगी गाड़ी लेकर आएगी, महंगे गहने लेकर आएगी, खूब सारा पैसा लेकर आएगी। तो वो इस चाह में रहते हैं और बहुओं, इसी कारण जो बहुओं की हत्या है वो बढ़ रही है। और ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और डाके जैसे अपराध यानी कि जो डायरेक्ट किसी को मौत के घाट उतार देना और उसके बाद उसके घर पर जाकर चोरी करना या उससे चीजों को छीनना, झपटना। तो ये भी कि इंसान का लालच, इंसान की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो हत्या तक का जो इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा घिनौना कृत्य है, उसको करने तक वो नहीं हिचकिचाता, क्योंकि उसके अंदर जो उसकी लालसा है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और इसके बाद राजनीति का तो यह मूल कारण है, भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार का तो ये मूल कारण है। तो इसमें देखिए बहुत ज्यादा डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं है, काफी चीजें पहले भी डिस्कस की है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का मूल कारण ही यही है। क्योंकि अगर आपको एक नेता दिखना है, एक आपको नेता का क्या अर्थ होता है? देखिए जब नेताजी के पीछे पूरी भीड़ चलती है ना, ये इस सभा का नेता है, मुखिया है, ठीक है। तो अगर मुखिया ही नहीं दिखेगा तो फिर सभा क्या दिखेगी? तो उसी अपने आप को दिखाने के लिए, अब यहाँ पर दिखाने का अर्थ, पहले नेता का अर्थ कुछ और होता था, अब नेता का अर्थ कुछ और हो गया। पहले नेता वो बनता था जो पूरे एक ग्रुप में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा कर्मठ, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा दयावान, सबसे ज्यादा परोपकारी, यानी कि सारे गुण जिसमें हो उसको मुखिया। हाँ भाई, ये इंसान जो है ये सबको बैलेंस कर सकता है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा, सबसे ज्यादा धैर्यवान, क्यों, कोई परेशानी भी अगर आ जाए तो वो धैर्य से काम ले, तो वो नेता होता है। लेकिन अब जो है नेता की जो परिभाषा है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो यहाँ पर राजनीतिक लोगों के हाथों में अधिकार तो बहुत होते हैं, आपने देखा ही होगा, लेकिन जायज ढंग से धन उपार्जित की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि जो राजनेता ही होते हैं वही सारे काम करते हैं, चाहे वो समाज से जुड़े हुए हो, चाहे वो देश से जुड़े हुए हो।
तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लीगली सारे काम करने लगेंगे, लीगल तरीके से एक रूटीन से आप सारे काम करने लगेंगे, समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि जनता बहुत होती है, लोग बहुत है, समस्याएं बहुत है, टाइम आपको बहुत लगेगा, लेकिन काम आपका लीगल तरीके से होगा और साफ सुथरा होगा और कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये जो जायज ढंग से धन उपार्जन की गुंजाइश है ये थोड़ा सा कम हो, ठीक है। लेकिन चूंकि उनकी प्रतिष्ठा उनके रहन सहन पर निर्भर करती है, तो उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो समाज में इज्जत है, उनकी जो समाज में एक उनका नजरिया है समाज का उनके प्रति, तो वो सारा किस वजह से है, उनके रहन सहन की कारण है। तो उनके लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर धन इकट्ठा करना, लोभ संवरण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लोभ को संभालना, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना, ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए, तो इसमें और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो इस तरह से देखिए कि इस तरह समाज में जिनके पास धन है, पद है और भ्रष्टाचार के अवसर हैं, उनके और आम लोगों के जीवन स्तरों के बीच एक खाई जो है बढ़ती जाती है। सत्ताधारी लोग आम लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनहीन होते हैं, क्योंकि क्लियर सारी चीजें कर दी तो वो संवेदनहीन होना, तो क्योंकि डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, अंतर जो है बढ़ता जाएगा, तो ये वाला जो व्यक्ति है वो इसकी भावनाओं को, इसकी संवेदनाओं को कैसे समझ पाएगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये सारी चीजें जब हो रही होती है तो आम लोगों में क्या होता है, वस्तुओं की जरूरत के अभाव में, अब उनको देखिए, इंसान तो सभी इंसान है ना, उनकी सबकी जरूरतें होती है, सब इंसान की जरूरतें होती है। तो जब आम इंसान की जो वस्तुओं का अभाव उनके लिए होने लगता है तो उनमें क्या होता है, असंतोष आ जाता है और उथल पुथल की जो अधिनायकवादी तरीकों से वो जन आंदोलन से निपटना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में राजनीति का ऐसा ही आधार बन रहा है, जिसमें संपन्न अल्पसंख्यक लोग छल और आतंक के द्वारा आम लोगों के हित के खिलाफ शासन चलाते हैं, ठीक है। तो ये हमने अपना पिछले सेशन में इतना हमने पढ़ा था। तो कुछ उपभोक्तावादी संस्कृति में गांवों की अर्थव्यवस्था के इस पहलू को समाप्त कर दिया गया है। जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, गांवों की इस अर्थव्यवस्था के इस पहलू को समाप्त कर दिया है। किस पहलू को समाप्त कर दिया गया है, अब वो देखिए कि अब धीरे धीरे गांवों में भी संपन्न लोग उन वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं। देखिए, जो गांव जब हम शब्द सुनते हैं ना, तो हमें एक अलग ही दृश्य हमारे दिमाग में आ जाता है कि वहां पर मिट्टी का घर होगा, या पक्का घर भी अगर होगा तो वहां पे गाय दो जरूर खड़ी होंगी, उनके पास दो चार खेत जरूर होंगे, अपना खेत खलिहान होगा, तीन चार फलों के वृक्ष होंगे, और हाथ से चलाने वाला फैन अलग से होगा, या चूल्हे पर रोटी बनती होगी जिसकी मिठास बिल्कुल अलग होगी, और जो हरी घास खाने वाली जो गाय है उसके दूध की मिठास बिल्कुल अलग होगी, और स्वच्छ वातावरण, साफ सुंदर वातावरण वहां पर होगा। तो एक अलग ही हमारे दिमाग में एक दृश्य उभरता है जब हम गांव शब्द का उच्चारण करते हैं। लेकिन अब क्या कहा है कि उपभोक्तावादी इस संस्कृति ने गांव की अर्थव्यवस्था के इस पहलू को ही समाप्त कर दिया है। अब गांव में भी संपन्न लोग, पहले देखिए गांव में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई अंतर नहीं था लोगों में कि इनके पास ज्यादा पैसा है, इनके पास कम है। गांव में लोग बराबर स्तर से रहते थे, बिल्कुल उनका रहन सहन का तरीका एक जैसा था, खान पीन का तरीका एक जैसा था, खान पान का तरीका एक जैसा था, हर चीज शादी से लेके विवाह से लेके सारे समारोह जो है मिलकर होते थे, गांव में एकजुटता थी। और तो लेकिन अब ये सारी चीजें, अब जो गांव के कुछ संपन्न लोग हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो भी इन वस्तुओं के पीछे पागल हो रहे हैं, और ये सब उपभोक्तावादी संस्कृति की ही देन है, ठीक है। अब गांव में भी आप जाओगे तो अब आपको गांव और शहर में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। आप गांव जाओगे, सेम आपको फैन मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, बिल्कुल एलईडी टीवी होगी, और आपका वॉशिंग मशीन होगी, और जो भी फैसिलिटीज
मिक्सी, पहले क्या होता था गाँव में जो मसाले पीसे जाते थे, देखिए गाँव का जो शुद्ध भोजन होता है उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल स्वाद ही अलग होता है। लेकिन अब गाँव में भी वो उतनी ज्यादा मुझे नहीं लगता कि शुद्धता रह गई है, क्योंकि अब वो जो सारे काम पहले जैसे मसाले पीसे जाते थे तो वो सिलबट्टे में पीसे जाते थे। सिल होता है एक मसाले पीसने का, एक पत्थर होता है, तो उस पर रखकर वो मसाले पीसे जाते थे। लेकिन अब गांव में भी पिसे हुए मसाले मिक्सी का यूज होता है। पहले गांव में सरसों का जो खेत में बोई जाती थी उसी का तेल निकालकर उसी से तड़का दिया जाता था, या जो गाय से घी निकलता था उसी का छौंका दिया जाता था। लेकिन अब ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है, रिफाइंड ऑयल का यूज किया जाता है, या फिर जो बाजार में बिकने वाला वनस्पति घी है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सारी चीजें जो है बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बदल गई है, और ये सब है उपभोक्तावादी संस्कृति की देन। अगला है, चूंकि गांव के संपन्न लोगों की संपन्नता भी सीमित होती है, अब उनका सारा अतिरिक्त धन जो पहले सामाजिक कार्यों पर खर्च होता था वे निजी तामझाम खर्च करने में लग जाता है। पहले गांव के जो प्रधान होते थे या गांव का जो नेता होता था, गांव में जो लोग होते थे, वो उनमें उनकी जो संपन्नता थी, देखिए बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होते हैं, उनकी संपन्नता भी सीमित होती है, क्योंकि वहां पर आय को उपार्जित करने के साधन भी सीमित होते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो उनका अतिरिक्त धन था जो पहले वो लोक कार्यों के लिए प्रयोग करते थे, लोगों परोपकार के लिए यूज करते थे, चलो कहते थे ना कि ये गांव के भले इंसान हैं, वो सबकी मदद करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। लेकिन अब आपको गांव में भी ऐसे इंसान बहुत कम मिल जाएंगे। अब अगर मिलेंगे भी तो वो आपको पैसे देंगे, लेकिन उसके बाद आपको उसका ब्याज भी भरना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत सारे उनके हाथ पैर भी जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनको भी अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है। तो अब उनका जो एक्स्ट्रा धन होता है वो अपने तामझाम खरीदने पर, अपने तामझाम इकट्ठे करने में लग जाते हैं। और गांव के छोटे से छोटे सामूहिक सेवा कार्यों के लिए सरकारी सूत्रों पर आश्रित, पहले क्या होता था कि गांव के लोगों में इतनी एकता थी, इतना ज्यादा उनमें अपनापन था कि कोई भी अगर काम हो, कोई भी फंक्शन हो, तो सब क्या करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, अपना अपना पैसा इकट्ठा किया, चलो क्योंकि हमारा गांव है, हमारा खेत है, हमारा रास्ता है, इसे हम ठीक करेंगे। हमारा गांव है, हमारा हम पड़ोसी हैं, हमारे आगे बिजली खराब है तो इसे हम ठीक करेंगे। अब क्या होता है कि अब सब अपना पूरा करने में लगे हैं। अगर घर के सामने के पोल की लाइट गुल है तो गुल है, क्योंकि वो सरकार का काम है, उसको सरकार करेगी, या तो मेरा पड़ोसी एप्लीकेशन लिख के देगा या तो मेरा इधर वाला पड़ोसी एप्लीकेशन लिख कर देगा। तो ये मेरा काम नहीं है, तो मैं इसमें क्यों दखल अंदाजी दूं। तो अब ये सब गांव में भी चलने लगा है। अगला पॉइंट है, इसके अलावा जो भी थोड़ा गांव के भीतर उनके विकास के लिए प्राप्त हो सकता था अब उद्योगपतियों की तिजोरी में जा रहा है। और देखिए, गांव के विकास के लिए जो भी थोड़ा बहुत धन आता है, थोड़ा बहुत पैसा आता है, वो भी बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े जो लोग उस काम से जुड़े हुए होते हैं, वो उसमें उनकी तिजोरियों में चला जाता है, और इससे गांव में गरीबी, गांव की जो गरीबी है वो दरिद्रता में बदल जाती है, क्योंकि फैसिलिटीज खत्म होती जाएंगी। तो गांव के लोगों की जो गरीबी है, मैंने कहा कि जो इस तरह भ्रष्टाचार जब हो रहा है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति जो है उसने डिफरेंस बढ़ा दिया है, अंतर बढ़ा दिया है। तो अब इनको कोई मतलब नहीं कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, और इनका स्तर ऊपर होने को नहीं आता, और या तो स्टेबल रहता है या नीचे चला जाता है, और ये ऊपर के ऊपर चले जाते हैं। इसका कारण बिल्कुल यही है कि जो भी अगर थोड़ा बहुत पैसा देखिए गांव के लिए आता भी है तो वो उद्योगपतियों और की तिजोरियों में चला जाता है। इस तरह से गांव की जो गरीबी है वो दरिद्रता में बदलती जा रही है। भारत के गांवों में थोड़ा बहुत स्थानीय आर्थिक आधार था, उसको भी इस संस्कृति ने नष्ट कर दिया है। स्थानीय आर्थिक आधार यानी कि जो गांव के जो लोग थे, जैसे कि मैंने बताया, वो हेल्प करते थे दूसरों की, लेकिन अब इसको भी इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने समाप्त कर दिया है। अगला पॉइंट है, भारतीय गांवों की परंपरागत अर्थव्यवस्था काफी हद तक स्वावलंबी थी, और गांवों की सामूहिक सेवाओं जैसे सिंचाई के साधन, यातायात, जरूरतमंदों की सहायता आदि व्यवस्थाएं गांव में लोग खुद करते थे। तो इसका एक जीता जाता जागता एग्जाम्पल, पहले के समय में
मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि भारतीय गांव में जो परंपरागत अर्थव्यवस्था काफी हद तक पहले स्वावलंबी थी। स्वावलंबी यानी कि अपने से वो सारा काम करते थे, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। और देखिए जो नदी का पानी होता है उसको किस तरह से नहर बनाकर गांव में सिंचाई का काम किया जाता था, और इसके लिए सारे लोग पैसे इकट्ठे करते थे। और यातायात की जो सुविधा होती थी या जरूरतमंद की सहायता करना, ये सारी चीजें गांव के लोग अपने आप करते थे, स्वयं करते थे। लेकिन पॉइंट वही आता है लास्ट में कि अब इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने ये सारी चीजें समाप्त कर दी है। यह व्यवस्था जड़ और जंजर हो गई थी, और ग्रामीण समाज में काफी गैर बराबरी भी थी। फिर भी सामूहिकता का एक भाव था। ठीक है, फिर भी लोगों में सामूहिकता थी, एकता थी। लेकिन हाल तक गांव में पैसे वालों की प्रतिष्ठा इस बात से होती थी कि वे सार्वजनिक कामों से, जैसे कुआं तालाब आदि खुदवाने, सड़क मरम्मत करवाने, स्कूल औषधालय खुलवाने पर धन खर्च करें। पहले में जो गांव के जो कुछ अच्छे लोग होते थे, रईस लोग कह सकते हैं, तो वो अपना जो पैसा होता था वो इस तरह के कामों में लगाते थे, सार्वजनिक कामों में लगाते थे। जैसे कुआं, अगर गांव के लिए कोई कुआं बन रहा है तो इकट्ठे तो सारे लोग करेंगे, लेकिन वो अपनी तरफ से ज्यादा देते थे। या तालाब खुदवाना है गांव के लिए तो उसके लिए अलग से पैसे, सड़क की मरम्मत करवानी, जैसे ये सारी चीजें हम एक एक पॉइंट पर क्लियर कर रहे हैं। इस प्रकार इस पर काफी खर्च होता, और आजादी से पहले इस तरह के सेवा व्यवस्था प्राय ग्रामीण लोगों के ऐसे अनुदान से ही होती थी। तो पहले के समय में ये सारी चीजें गांव के लोगों के अनुदान से ही होती थी। देखिए ये देखिए बिल्कुल जो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं, जो अंतर हम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ऊपर 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 जा रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ लोगों के पास खाने तक के लिए नहीं है, और कुछ लोगों से अपना खुद का जो पेट है वो संभाला नहीं जा रहा है। यह संभव इसीलिए होता था क्योंकि गांव के अंदर धनी लोगों को भी निजी आवश्यकताएं बहुत कम थी। पहले के समय में कि जो गांव के लोग थे उनकी भी निजी आवश्यकताएं बहुत कम थी, यानी कि उनको धन खर्च करने का कोई ऐसा बहुत बड़ा साधन उनको नहीं था उनके लिए, और वे अपने धन की व्यय प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ऐसे कामों को करते थे। यानी कि वो लोगों में, देखिए क्योंकि वो इसी चीज के लिए जाने जाते थे, तो अपनी इस व्यय प्रतिष्ठा कि लोग, अरे ये तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल इंसान है, ये सबकी हेल्प करते हैं, ये हर काम में आगे खड़े रहते हैं, हर काम में मदद करते हैं, तो इस तरह अपनी व्यय प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए वो ऐसे कामों को करते थे। इसी कारण पश्चिमी अर्थशास्त्रियों और समाज शास्त्रियों को हमेशा यह शिकायत रहती थी कि भारतीय गांवों के उपभोग का स्तर बहुत नीचा है। जो पश्चिमी, क्योंकि अभी हम पूरा पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, हर जगह हम अपनी इस पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं, तो इसीलिए जो पश्चिमी अर्थशास्त्री थे या समाज शास्त्री थे, इनको हमेशा ये शिकायत रहती थी कि जो भारत के गांव है यहाँ उपभोग का स्तर बहुत नीचा है, यानी कि लोगों को इतनी ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं चाहिए, या भारतीय और जो उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है, यानी कि उनको चाहिए ही नहीं, उनको चीजों की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए फ्रिज गांव में जरूरत ही नहीं है फ्रिज की, तो क्यों वहां पे एक कंपनी लगाई जाएगी फ्रिज की जब उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। वहां पे वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं है, लोग अपना काम खुद करते हैं, अपने कपड़े खुद धोते हैं, तो क्यों वहां पर ऐसी बड़ा उद्योग लगाया जाएगा। तो इन लोगों की दृष्टि में औद्योगिक विकास प्रथम शर्त थी, अंतरराष्ट्रीय बाजार और विनिमय में शामिल हो जाना। तो इन लोगों की दृष्टि में औद्योगिक विकास, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल हमारी जो श्रम शक्ति है वो क्यों बेकार पड़ी है, वो इसीलिए ही बेकार पड़ी है क्योंकि ये औद्योगिक विकास जो है, इस औद्योगिक विकास के अंतर्गत वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, जैसे मैंने कहा एक मशीनी युग भी आप कह सकते हैं, 90% काम जो है मशीनें करती हैं। ठीक है, तो इसका विकास हो जाना इनकी प्रथम शर्त थी। अब ये देखिए उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर में भी है, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो किस तरह से हमारे दैनिक जीवन को, दैनिक जीवन यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं सुबह से लेकर शाम तक
कैसे ये हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। देखिए, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में बौद्धिक दासता, ये शब्द हमने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने इस शब्द को पढ़ा था और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया था कि हम बौद्धिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता यानी कि हम दिमाग से, देखिए हम स्वतंत्र हो चुके हैं 1947 में, ठीक है, स्वतंत्र हम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम कैसे हैं, बौद्धिक रूप से दास बने हुए हैं, अनुकरण कर रहे हैं। माइंड तो बिल्कुल वही चल रहा है कि नहीं, मुझे उसके पीछे, मुझे बिल्कुल वैसा ही करना है, मुझे बिल्कुल वैसा ही बनना है। तो हम बौद्धिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं किस चीज में, आधुनिक बनने की होड़ में, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न होने की होड़ में। हमें तो ओल्ड फैशन नहीं बनना, हमें मॉडर्न बनना है। तो उसमें हम अच्छा इसने ऐसा किया है, मैं भी ऐसी करूंगा, अमेरिका में ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। तो हम अब भले ही हम स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन बौद्धिक दासता हम अभी भी स्वीकार कर रहे हैं। आज उत्पादन को उपभोग करने की दृष्टि नहीं, बल्कि महज दिखावे की दृष्टि से खरीदा जा रहा है। कोई भी चीज, लोग महंगा परफ्यूम जो इंडिया का बना होगा उसकी चॉइस सेकंड नंबर पे होगी, जो बाहर दूसरे देशों का जो परफ्यूम होगा उसकी चॉइस फर्स्ट पे होगी। महंगी वॉचेस, जो आपकी दूसरे देशों की वॉच है उसको आप फर्स्ट चॉइस बनाएंगे, जो आपके इंडिया की है उसको सेकंड चॉइस बनाएंगे। इसी तरह से महंगी गाड़ियां, जो विदेशी गाड़ियां हैं, विदेशी कंपनियों की गाड़ियां हैं, वो फर्स्ट चॉइस, इंडिया की जो गाड़ियां हैं वो आपके सेकंड चॉइस। क्यों? क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है, हम फॉलो कर रहे हैं उन्हें, हम बौद्धिक रूप से अभी भी उनके गुलाम हैं, उनके दास हैं। तो आज ये जो चीजें हैं हम उपभोग की दृष्टि से नहीं, यानी कि अपने यूज के लिए नहीं कि हमें इसकी आवश्यकता है तो इसीलिए हम खरीद रहे हैं, हम इसको दिखावे की दृष्टि से खरीद रहे हैं। विज्ञापनों के प्रभाव से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित, ये शब्द क्लियर किया था मैंने आप सभी को कि पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। जो मेन रास्ता था, जिस रास्ते पे हमें चलना था, उस रास्ते से हम भटक चुके हैं, अपना एम जो है वो हम खो चुके हैं। ठीक है, तो इस विज्ञापनों के प्रभाव से ही हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक, सोने से लेकर उठने से लेकर रात को सोने तक, एक एक चीज का एक से बढ़कर एक विज्ञापन आप देख सकते हैं। आप घर पर जाइए और काउंट कीजिए आपने आज कितने विज्ञापन देखे, कितने तरह के विज्ञापन देखे और किस किस चीज के विज्ञापन देखे जो आप डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं और डेली लाइफ में आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये सभी को? तो देखिए ये जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये बिल्कुल इसी तरह की पिक्चर है, इसीलिए ही है। तो लास्ट जो हमारा पॉइंट है जिस पर हमने यहाँ पर अपने चैप्टर का कंक्लूजन किया था, चैप्टर क्लोज किया था, तो वो था कि गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। देखिए, उपभोक्तावादी जो संस्कृति है वो हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास कर रही है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता जो है उसको खत्म कर रही है, कहीं ना कहीं उसको समाप्त कर रही है, जिसके कारण हमारी जो सामाजिक नींव है, हमारा समाज जिस पर टिका हुआ है, वो नींव धीरे धीरे खोखली हो रही है। क्योंकि वो नींव अभी किस पे है, वो दिखावे की संस्कृति बढ़ती, दिखावे उसके अंदर ज्यादा है, वो सच्चाई नहीं एक्सेप्ट करना चाहती, वो दिखावे के पीछे भाग रही है। तो जिसके कारण हमारी जो सामाजिक नींव है वो खतरे में है, वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही है, मनुष्य आत्म केंद्रित हो रहा है। आत्म केंद्रित, देखिए पहले के समय में अगर परिवार में 4-5 लोग हैं, 6-7 लोग हैं, तो बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही परिवार में आपको बहुत हल्ला शोर, बातें, हंसी खिलखिलाहट, आपको पता चल जाएगा कि इस घर में इतने लोग रहते हैं। लेकिन आज के समय में आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इस घर में 4 लोग रहते हैं, इस घर में 5 लोग रहते हैं या इस घर में 10 लोग रहते हैं। क्योंकि अगर 10 लोग हैं, 10 मोबाइल फोन्स हैं। ठीक है,
सब अपने मोबाइल में मित्र बना रहे हैं, अपने मोबाइल के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनके फ्रेंड लिस्ट में, और उनसे वो बातें कर रहे हैं, उनसे वो चैटिंग कर रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, उनके साथ बोल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ गा रहे हैं, लेकिन फैमिली से कोई लेना देना नहीं। अब वो आत्म केंद्रित है, उसको अपने अपने बारे में, वो हमेशा अपने आप पे रहता है, ना किसी से बात करना, ना किसी के साथ हंसना, ना किसी के साथ बोलना। तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बहुत बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर। देखिए, समाज किससे बनता है? समाज किससे बनता है? हम सामाजिक कैसे होंगे? जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी में यही सब शुरुआत में होती है कि आप एक बच्चे का सामाजिकरण कैसे करते हैं। देखिए, बच्चे का सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? पहले तो वो फैमिली में रहता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है, छोटा होता है 2-3 साल का, तो वो बाहर निकलता है, पड़ोस के बच्चे से मिलता है, पड़ोस के लोगों से मिलता है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, 3-4 साल में वो स्कूल जाता है, वहां पर बहुत सारे बच्चों से मिलता है। उसके बाद वो रिलेटिव्स में जाना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो सामाजिक जो फंक्शन होते हैं उसमें जाना शुरू करता है, वो मार्केट जा, उसके धीरे धीरे उसको पता चलता है, हाँ ये मार्केट है, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है। तो ऐसे ही वो सामाजिक बनता है, फिर आप अलग अलग तरह से। तो ये, अगर हम, जो इंसान है वो आत्म केंद्रित हो जाएगा तो इसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है, समाज की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। समाज किससे बनता है? जब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सारी समस्याएं सॉल्व करते हैं, सब चीजों पर डिस्कस करते हैं, तो वही तो एक समाज है। तो क्योंकि ये जो आत्म केंद्रित होने का जो एक यहाँ पर बात है, ये सामाजिक बदलाव जो है, ये सामाजिक पतन की ओर समाज को अग्रसर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर और भी हमारी बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर हमारा ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट है वो तो हमारा जो हमारा ये सेशन है, इसका समय तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन हम इस चैप्टर को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और साथ ही इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ पर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।